जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जनरल स्टडीज का पार्ट 23 मार्च 2023 शिफ्ट 3 के जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस को पूरे के पूरे पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं। 5 सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20-20 क्वेश्चंस होते हैं जनरल स्टडीज। ये मैं आईबी सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। दैट इज एक आपका जनरल स्टडीज का, जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। तो इन सब की अलग अलग से हम वीडियोस लाने जा रहे हैं। एक कंबाइंड वीडियो लाएंगे। 6 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। 3 वीडियोस ऑलरेडी लाइव हो चुकी हैं, ये चौथी वीडियो है। और इस तरीके से हम जो है पूरे के पूरे सेशंस को कवर करेंगे और फिर हम जनरल अवेयरनेस पे भी चलेंगे। शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले ncrtquiz.com के बारे में और टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म, वी आर रनिंग 2 प्लेटफॉर्म, ncrtquiz.com, जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए हैं। ठीक है जी, चैप्टर वाइज क्विजेस हैं एनसीईआरटीज के बेसिक्स को कवर करने के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी के क्लास 6 टू 12, साइंस क्लास 6 टू 10, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजीकैट के लिए। और इसके अलावा जो है सीडीएस का, सीएपीएफ का, एबी, आईबी, एसीआईओ के पेड बैचेस अवेलेबल है आपके टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल। शुरुआत करते हैं सेशन की। हु वाज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड विलिंगडन एज द वाइसरॉय इन इंडिया जस्ट बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो एक फैक्ट याद रखना कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही थी सिर्फ जिसमें कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी लंदन गए थे और पार्टिसिपेट किया था। अब जो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गांधी इरविन पैक्ट पढ़ते हैं हम, है ना, गांधी इरविन पैक्ट। तो इट वाज लॉर्ड इरविन, ठीक है जी, हु वाज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड विलिंगडन as the viceroy in India just before the second round table conference, that is Lord Irwin. So he was a viceroy from 1926 to 31, replaced by Lord Wellington in 1931 just before the second round table conference. ठीक है, और जो लॉर्ड वेवल थे वो काफी बाद में चलकर 43 टू 47, ठीक है। उसके बाद आपका जो है माउंटबेटन आते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। सो दैट इज 1916 टू 21, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात करते हैं हम। लॉर्ड रीडिंग जो है 21 से 26 तक। तो यू कैन इजीली कुड हैव इजीली एलिमिनेट द ऑप्शंस। नेक्स्ट आपका डैश वाज द टेम्परेरी चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। सबसे सीनियर मोस्ट कौन थे उस समय पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, संविधान सभा बनी? तो उसके पहले चेयरपर्सन कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 2 दिन बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष चुना गया। बट एक होता है ना, पहली जब मीटिंग होती है, जैसे आज के टाइम पे भी हम प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं, तो जब नई लोकसभा का गठन होता है तो जो सीनियर मोस्ट होता है प्रेसिडेंट, उनको अपॉइंट करते हैं, तो वो सदन की कार्रवाई को संचालित करते हैं। उनके 2 काम होते हैं प्रोटेम स्पीकर के। एक तो स्पीकर के चुनाव कराना, और सारे सबसे पहले उससे भी पहले जितने भी मेंबर्स नए चुन के आए हैं उनको ओथ दिलाना। ठीक है, तो यहां पर भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है टेम्परेरी चेयरपर्सन बनते हैं, और अंटिल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज अ परमानेंट चेयरपर्सन। ठीक है, इसके अलावा और मेंबर्स कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स, ठीक है, माधव राव, इंडियन सिविल सर्वेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेट्समैन, जो 23rd दीवान थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मैसूर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के नाम मेंशन थे। एज पर द यूनियन बजट 22-23 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम विल बी एक्सटेंडेड अप टू। ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी क्या था? कोविड के समय पर क्योंकि बिजनेसेस ठप पड़ गए थे, उनको रिवाइव करने के लिए सरकार ने स्कीम लेकर आए कि आप पैसा लीजिए, दोबारा से काम शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये एक्सटेंड किया गया था आपका मार्च 2023। ठीक है जी, मार्च 2023 तक जो है इसको एक्सटेंड किया गया था। एक्सटेंडेड दिस फैसिलिटी टिल मार्च विद द एक्सपेंडेड गारंटी कवर। द आइडिया वाज वेरी सिंपल कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट किया जाए। इन 1724 हु वाज रीअपॉइंटेड वाइसरॉय ऑफ द डेक्कन विद द टाइटल ऑफ असफजा, कमरुद्दीन सिद्दीकी, सदत खान, बुरहानुल मुल्क, फारूक सियार, मुर्शिद कुली खान। सो इट वाज कमर उद्दीन सिद्दीकी। अब देखो बाकी ऑप्शंस भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। फारूक सियार दिल्ली में थे, ठीक है, वो मुगल रूलर थे। ठीक है, उसके अलावा जो सादत बुरहान खान मुल्क थे वो अवध के जो है नवाब थे। फारूक सियार मुगल एम्परर, और मुर्शीद कुली खान जो है वेरी फेमस नवाब ऑफ बंगाल।
ठीक है जी, नॉट द कनेक्टेड टू दक्कन गवर्नेंस। सो फाउंडर ऑफ द हैदराबाद स्टेट, टाइटल्ड असफजा, और जो है दक्कन में उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी को मतलब वो किया, असर्ट किया। ठीक है, तो ये कहा भी जाता है कि जब मुगल्स डिक्लाइन हुए तो बंगाल, हैदराबाद, अवध ये धीरे धीरे मुगल एम्पायर से छटकने लगे। झंडा अभी भी मुगलों का था, बट साथ साथ में अपना भी झंडा था, कहीं ना कहीं अपने मैटर्स को लेकर काफी ऑटोनॉमी हासिल कर चुके थे। डैश इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है। सो सेंसस से आप देखोगे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है सेंसस। ये IBACIO में भी था, ये IB सिक्योरिटी असिस्टेंट में भी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द सेंसस। ठीक है, तो ये आपका हो गया 74.04%। बाकी जो वैल्यूज हैं डू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द ऑफिशियल सेंसस। सो 74.04% इज द ऑफिशियल लिटरेसी रेट। Okay. In how many broad belts are the minerals in India generally concentrated? ठीक है जी, 5, 2, 3, 4। इसका आंसर थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट जो स्टैंडर्ड ऑफिशियल डाटा है उसमें 3 दिया गया है, और करेक्ट आंसर इसमें 3 था। मिनरल डिपॉजिट्स 3 ब्रॉड बेल्ट्स, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन और नॉर्थ वेस्ट रीजन। ठीक है, तो ये जो वो रीजन है जिनमें मिनरल डिपॉजिट्स आपको मेनली देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए। डैश इन डैश फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है। ठीक है जी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जब इमरजेंसी लगी हुई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से ये ऐड हुआ। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई। फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई। ठीक है, तो ये कुछ आपके बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं। ठीक है जी, आंसर हो गया 1976। ओके, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया इज करेक्ट। ठीक है, द मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड दिस टू दिस, लॉन्गिट्यूड दिस टू दिस। ठीक है, तो ये आपका डाटा दिया हुआ है। सो लगभग 29 डिग्री का फर्क है दोनों के बीच में। तो 8 डिग्री 37, 68 to 97। ठीक है, तो 7 नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, 7 वाला डाटा। 8 47 नहीं है, ये तो 40 तो डेफिनेटली नहीं है, तो ये आपको सीधा क्रॉस कर देना चाहिए। और जो ये है आपका, और यहां पर ये 20 का ही डिफरेंस है। दोनों तरफ 29 का मोटा मोटा डिफरेंस है। यहां पर आप देखोगे 38 माइनस 8 29, और यहां पर भी आपको लगभग 29 का डिफरेंस मिल रहा है। तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में लगभग 29 डिग्री का, इसलिए 2 घंटे का गैप हम कहते हैं ना अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइमिंग्स में, जो अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट को देखें तो। ठीक है जी, चलिए। In which year did Maharashtra state introduce लोकायुक्त through the महाराष्ट्र लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट? अब ये बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है। कितनी स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स का याद रखना बहुत ही मुश्किल है, बट स्टिल आंसर इज 1971। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो यू कैन लीव ऑल्सो। ठीक है, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। सो महाराष्ट्र लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट वाज पास्ड इन 1971। ठीक है जी, चलिए। The Constitution 101st Amendment Act 2016 deals with the, so it is 10% रिजर्वेशन। देखो मैंने कई बार बताया आपको कि 101 रुपए का शगन डाला, जीएसटी का शगन डाला है ना, जीएसटी 101 रुपए हम शगन देते थे पहले, तो 100 रुपए, फिर 1 रुपए का सिक्का रहता है, तो 101 रुपए का शगन दिया जाता है, तो उससे जीएसटी से याद रख लो, इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी। अच्छा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 103। ठीक है, तो 10% मतलब सॉरी 10% रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली। 3 मैंने इसको ऐसे याद कराया था कि 3 को याद रख लो, EWS, 3 वर्ड्स हैं EWS। और बैकवर्ड क्लासेस वाला 102। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लो कि पहले 2 को रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन नहीं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, आर्टिकल 338 और 338A। ठीक है, अब 338B बना जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को रखा गया, और ये आपका आया 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। एक्सटेंडिंग द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC STs इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। ठीक है जी, तो ये आपका हुआ 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो मैंने आपको सारे याद करा दिए। 103 को याद रख लेना, 10+3 10% रिजर्वेशन EWS के लिए, 10% EWS के लिए। ठीक है, और ये आप 102 पहले 2 थे,
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अब आपका एक और ऐड हो गया बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है जी, और शगन हो गया 101 रुपए का। ठीक है, तो ये याद रखना है क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज हाउ मेनी एमपीज इन 17th लोकसभा। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में 52 थे, 52 थे, बाद में एक जैसे कोई सीट खाली हो गई, फिर वो इलेक्शन लड़े, जब ये क्वेश्चन बनाया गया होगा तब दैट वाज 53। बट आप जब इस चीज को चेक करोगे तो थोड़ा सा डाटा आपको ये वेरी मिलेगा, कई जगह 52 मिलेगा, 53 मिलेगा। ऑफिशियल जो आंसर इन्होंने दिया है उसमें 53 आंसर दिया है। ठीक है जी। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस सिक्योर्ड 53। अभी के टाइम पे कितना है? 99 एमपीज। ठीक है, तो उसकी काफी ज्यादा चर्चा हुई है। और बीजेपी के 240 हैं, तो ये थोड़ा सा डाटा इस लोकसभा का भी ध्यान में रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 10% एज पर द सेंसस 2011। किसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 10% से भी कम है? तो ये जनरली सदर्न स्टेट्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो आंसर हो गया आपका हुगली, कर्नाटका में। सो हैड अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिलो 10%। तो ये जनरली सदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अब जो कहते हैं ना रिप्लेसमेंट टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, जो जिसको हम 2.1 कहते हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल उससे भी कम जा चुका है। मतलब ये होता है कि अगर आपको पॉपुलेशन मेंटेन रखनी है तो आपका जो है कि अगर हम 10 महिलाओं के पीछे 21 बच्चों की बात करते हैं, ठीक है, या कहें तो 2.1 एवरेज, तो उससे भी कम जा चुका है। अब इवन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जब मैं एक वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में भी है, बट कुछ स्टेट्स में अभी भी टीएफआर इससे ज्यादा है। तो पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज इन द फ्यूचर एज वेल। मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, पाल प्रतिहार, ठीक है जी, गुजर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट पार्टिसिपेटेड इन द वॉरफेयर फॉर द कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। मगध, देखो मगध था मौर्यास के समय पर और इवन गुप्तास के समय पर, जो मतलब कह लीजिए मगध और मगध एम्पायर था, जो ही बाद में चलकर सबसे बड़ा एम्पायर बनता है, फिर वो मौर्यास में हमें देखने को मिलता है। कैपिटल थी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो यहां पर लड़ाई किस चीज के लिए थी? कन्नौज के लिए। दिल्ली से पहले पावर सेंटर क्या था? कन्नौज था। ठीक है जी, कन्नौज के लिए सारी लड़ाई थी। सो इट वाज हाईली स्ट्रेटेजिक, रिच इन मेडिवल सिटी इन मेडिवल इंडिया। देखो, एक मैं हमेशा बोलता हूं दिल्ली के बारे में खास पॉइंट क्या है, तो दिल्ली से इधर आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, इधर आपका गुजरात है और इधर आपका बंगाल है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ सेंट्रली लोकेटेड है। ये आपके रेवेन्यू के सोर्सेज हैं बहुत बड़े। ठीक है, गुजरात और बंगाल, क्योंकि इन्हीं से ट्रेड हो रहा है बाकी देशों के साथ। यहां से आपको जो इन्वेडर्स हैं उनसे बचना है। तो इस तरीके से दिल्ली की इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलती है। दिल्ली से पहले क्या था? आपका कन्नौज था, वेस्टर्न यूपी में। ओके, जिसको हम ट्रिपेटाइट स्ट्रगल भी कहते हैं। ट्रिपेटाइट ट्राई इज 3 पार्टी। ठीक है, सो थ्री पार्टीज मतलब 3 गुट थे जो आपस में लड़ रहे थे कन्नौज के डोमिनेंस को लेकर। डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसां ड्यू टू द रिमार्केबल चेंजेस इंस्टीट्यूटेड इन द 19th सेंचुरी। ठीक है जी, सो आंसर है आपका राजा राम मोहन रॉय। ठीक है जी, राजा राम मोहन रॉय। सो ही इज रिनाउंड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां फॉर हिज रिफॉर्म मूवमेंट अगेंस्ट सोशल इवल्स लाइक सती, फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन एंड द मॉडर्न थिंकिंग। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, फादर ऑफ बंगाल रेनेसां भी जो है इनको कहा जाता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका एज ऑफ दिसंबर 2022 हु वाज द यंगेस्ट एडवोकेट जनरल, यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द यंगेस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आंसर है आपका जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे तब तक जो है सबसे यंग, वन ऑफ द यंगेस्ट, या यंगेस्ट थे। इवन अगर आप जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो अभी हाल ही में 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो भी काफी यंग एज में हाई कोर्ट के जज बन गए थे। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर वो अपना सुप्रीम कोर्ट भी काफी जल्दी पहुंचे और 2 साल जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। उससे पहले जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है जी, सो होल्ड्स डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द यंगेस्ट एडवोकेट जनरल, यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द यंगेस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। और इसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने और 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एकमात्र व्यक्ति जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एक बार एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, एक बार एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। तो 2 बार कारावाहक राष्ट्रपति वो रहे हैं। ये उनके बारे में खास पॉइंट है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट।
100 रुपये रेवेन्यू आ रहा है, खर्चा आपका 80 रुपये है, तो 100 माइनस 20 क्या हुआ, सॉरी 100 रुपये रेवेन्यू है, 80 रुपीज आपकी कॉस्ट है, उसको लागत है, उस पर खर्चा हो रहा है, तो 20 रुपये क्या बचा, प्रॉफिट बचा जी। ठीक है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, सो दैट इज द प्रॉफिट। ठीक है, सो मतलब आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। सो लॉस अकर्स इफ द कॉस्ट एक्सीड रेवेन्यू, इंटरेस्ट इज अ कॉस्ट ऑन द बोरोइंग मनी। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज, जो आपने उधार लिया है पैसा, उस पर जो आप ब्याज दे रहे हैं। कैपिटल रेफर्स टू द फंड्स इन्वेस्टेड इन द फर्म। ठीक है जी, चलिए। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देखो, पिछले एक शिफ्ट में क्वेश्चन था कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी जो है नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सो टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये क्या है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो आंसर ही ये हो गया। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19 में आ गया जी ये। टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, अगेन आर्टिकल 19। ठीक है जी, तो ये आपके क्या है, तीनों फंडामेंटल राइट्स हैं। ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, तो आंसर क्या आ गया आपका 1। ठीक है, ऑप्शन 1। ठीक है जी, चलिए। When did बाबर डिफीट एंड किल इब्राहिम लोधी? ठीक है, इब्राहिम लोधी वाला जो मतलब लोधी डायनेस्टी खत्म होती है 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में होता है आपका। तो ये हो गया आपका दिस। और उस समय पर जो है किसके साथ लड़ाई होती है? ठीक है जी, ये दिस इज 1526। फिर आपका 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, एंड फिर आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वेरी इंपॉर्टेंट, जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा एम्पायर के बीच में। ठीक है, हाँ, खादा पिता शाहिद, खादा पिता लाहिदा, बाकी अहमद शाहिदा। ठीक है, कि अहमद शाह आ रहा है, लूट के ले जा रहा है। ओके, सो बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये आपका बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है। ओके, व्हाट इज इंडियाज प्रेडिक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ एज पर द यूनियन बजट 22-23? ये मैंने पिछले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन था, हमने उसमें भी डिस्कस किया था। डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन 30% बढ़ी। अब ये सीधा सीधा ये था कि 21-22 में, क्योंकि कोविड के समय पर बहुत सारे बिजनेसेस बंद थे, बेस लेवल देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है पिछले साल के अकॉर्डिंगली आप कितना ग्रो कर रहे हैं, तो वो बेस ही इतना कम था कि अब जो है ग्रोथ रेट जो है काफी अच्छी थी। सो दैट वाज यार 9.2%। ठीक है, 9.2% प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ एट अराउंड 9.2% ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22-23। Population density in Indian states, lowest record population density, just 17 per square kilometer। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या गोवा। सो आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश में जो है आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है नंबर ऑफ पीपल या पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर, कितने लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो यहां पर 17 है, मिजोरम में 52, सिक्किम 86, गोवा तो खैर प्लेन एरिया है, सो इट्स क्वाइट हाई 394। ठीक है जी, तो यहां पर आंसर हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है। CDS, CAPF, IB, ACIO के बैचेस टीम निष्ठा पर लाइव हैं, और इसके अलावा आपका ncrtquiz.com पे जो है आपको NCERT के क्विजेस और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप द वीडियो सर्व्स द पर्पस। ये 20 क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिला होगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके आसपास की इंफॉर्मेशन भी हमने कवर कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।